गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमारी सिंचाई विधि कौन सी चल रही थी? इससे पहले चल रही थी फव्वारा फव्वारा सिंचाई विधि। फव्वारा सिंचाई विधि हो गई, अधोभूमि हो गई, अधोभूमि, और इससे पहले पृष्ठीय थी। ये सारी सिंचाई विधि करवा दी। आज पढ़ाएंगे हम आपको बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद 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 सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो ये विधि इजराइल से लाई गई थी। सबसे पहले कहाँ से लाई गई थी? इजराइल से। इस विधि का आविष्कार इजराइल से हुआ था, बूंद बूंद और फव्वारा का। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इस विधि का आविष्कार इजराइल से हुआ था। इजराइल। इस विधि का आविष्कार इजराइल से हुआ था। इजराइल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इजराइल से। एक तो बूंद बूंद सिंचाई विधि और एक है फव्वारा। फव्वारा विधि में क्या होता है कि मुख्य पाइप होते हैं, उनसे सहायक पाइपों को जोड़ा जाता है, और फिर वो उसके माध्यम से जो अपन के पौधे होते हैं ना, पौधों के ऊपर सिंचाई होती है। पौधों के ऊपर सिंचाई होती है फव्वारा से। किसके ऊपर? पौधों के ऊपर सिंचाई होती है फुहारे के माध्यम से। अब इसमें क्या होता है कि जिससे अपन का पौधा है, इसमें पाइप होते हैं। पाइपों को जमीन के अंदर, जहाँ पर अपन की जड़ें होती हैं पौधे की, वहाँ पर इनको गाड़ दिया जाता है। वहाँ पर पाइपों को गाड़ दिया जाता है, और यहाँ से बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों के पास में सिंचाई बूंद बूंद के रूप में होती रहती है। इसलिए ही इस विधि को बूंद बूंद सिंचाई विधि कहा जाता है। अब देखिए, इस विधि का आविष्कार इजराइल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इजराइल से। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क, जहाँ पर पानी की कमी होती है क्षेत्रों में, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। याद रखना कि कौन सी विधि है जिसका प्रयोग शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि। इसका मतलब जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर सिंचाई के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाई जाती है। इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में पाइपों को जमीन में गाड़कर पौधों के जड़ क्षेत्र में सिंचाई करना ही, पौधों के जड़ क्षेत्र में सिंचाई करना ही बूंद बूंद सिंचाई विधि
कहलाती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि कहलाती है। देखो इस विधि में क्या होता है, पाइप होते हैं, उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उनमें छेद होते हैं, ठीक है। तो उनको पौधों के जड़ क्षेत्र में, जड़ के पास में गाड़ा जाता है। जैसे ये अपन का पौधा है, ये अपन के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर पानी की कमी होती है इस क्षेत्र में। कैसा क्षेत्र होता है, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है। तो ये है अपन के पौधे, यहाँ पर हमने पाइपों को इसके नीचे इस प्रकार से गाड़ दिया। गाड़ने, अब यहाँ पर ये जड़ें हैं, यहाँ क्या होता है कि ये बूंद बूंद, इसका मतलब यहाँ छेद होते हैं, पाइप होता है उसमें एक नोजल लगा होता है, उसमें छिद्र होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ नोजल लगा हुआ है और यहाँ छिद्र हैं। तो ये जड़ क्षेत्र के पास में, कहाँ होता है ये, जड़ क्षेत्र के पास में, यहाँ से ये बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों को ये जल प्राप्त होता रहता है, जिसे ये हम क्या कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि कहते हैं। इस विधि में पाइपों को ज़मीन में गाड़कर पौधों के जड़ क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और जल बूंद बूंद के रूप में टपकता रहता है। इस विधि में जड़ क्षेत्र में नमी बनी रहती है। इस विधि में जड़ क्षेत्र में नमी बनी रहती है, इस विधि में जड़ क्षेत्र होता है उसमें नमी बनी रहती है और पानी की कमी नहीं रहती, और पानी की कमी नहीं रहती, पानी की कमी नहीं रहती। नोट डालेंगे, इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है ना, इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग उद्यानों व सब्जियों में किया जाता है। उद्यानों व सब्जियों में किया जाता है। कौन सी विधि का प्रयोग उद्यानों एवं सब्जियों में किया जाता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अब इस विधि से जल की कितने प्रतिशत तक मात्रा की बचत होती है, इसको भी लिखना, नोट डाल के लिखना। इस विधि में 60 से 70% पानी की बचत होती है। कौन सी विधि है जिसमें पानी की सर्वाधिक बचत होती है, वो कौन सी विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, जिसमें कितनी प्रतिशत तक 60 से 70% तक बचत होती है। और इससे पहले हमने पढ़ी थी फव्वारा, उसमें कितने प्रतिशत बचत होती है, यहाँ लिख लो उसको भी। फव्वारा सिंचाई विधि से 40% पानी की बचत होती है।
फव्वारा सिंचाई विधि में 40% पानी की बचत होती है, और जो अपन की बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसमें 60 से 70% पानी की बचत होती है। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। ये हुई आपकी सभी सिंचाई की विधियाँ। अब लिखेंगे इसके लाभ। इसके लाभ कौन सी, जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है इसके क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ लिखेंगे इसके, लाभ क्या क्या होते हैं। नंबर 1, जड़ों में पर्याप्त नमी बनी रहती है। नमी बनी रहती है। जड़ों में पर्याप्त नमी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि बूंद बूंद के रूप में जल यहाँ पर जाता रहता है। दूसरी बात, सिंचाई के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। कौन सी विधि में? बूंद बूंद सिंचाई विधि में सिंचाई के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। ठीक है। अगली बात, कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। कम मानव श्रम की आवश्यकता, कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब मनुष्य की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। किस विधि में? बूंद बूंद सिंचाई विधि में। अगला लेकिन चौथा, वातावरण आर्द्र न रहने के कारण कम कीट व्याधि होती हैं। वातावरण कैसा रहता है? वातावरण आर्द्र न रहने के कारण, आर्द्र न रहने के कारण कीट व्याधियों का प्रकोप कम रहता है। देखिए, जिस स्थान पर नमी होती है वहाँ पर कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक हो जाता है। अब सिंचाई की ये विधि ऐसी है, इसमें वातावरण में नमी नहीं रहती है, वातावरण आर्द्र नहीं रहता है, केवल जड़ क्षेत्र में नमी रहती है। वातावरण आर्द्र न रहने के कारण किसका प्रकोप कम रहता है? कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है। अगला लिखेंगे, कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता कैसी होती है? कम होती है। जब हम बूंद बूंद के माध्यम से दे रहे हैं तो पानी कैसी आवश्यकता है? कम है। जल की अधिक बचत होती है। मैंने बता दिया ये जल की कितनी बचत होती है। जल की अधिक बचत होती है। जल की अधिक बचत कौन सी विधि में होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि में। कितने % तक होती है वो? 60 से 70% तक। फव्वारा में 40 से 50% या 40% जल की बचत होती है। तो ये लाभ हुए अपन के बूंद बूंद सिंचाई विधि के। अब यहाँ एक नोट और डालेंगे भाई, मोस्टली। देखिए, पहले तो इसका लाभ क्या था? जड़ों में पर्याप्त नमी बनी रहती है। दूसरा लाभ था सिंचाई के साथ उर्वरक भी दिया था। अब इसको देखेंगे अपन कि सिंचाई के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है। सिंचाई के साथ
सिंचाई के साथ साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। सिंचाई के साथ साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। और खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। इसको भी लिख लो। ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको आने लायक कंपटीशन में। खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। ये हुई अपन की लाभ। अब लिखेंगे इसकी सीमाएं। कौन कौन सी इसकी सीमाएं होती हैं? तो सबसे फर्स्ट है प्रारंभिक व्यय अधिक आता है। प्रारंभिक व्यय कहते हैं खर्चा को। व्यय या खर्च अधिक आता है। सबसे पहले जब हम इसको लगाते हैं तो हमारे लिए खर्चा कैसा होगा? बहुत अधिक आएगा। इसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। प्रारंभिक खर्च अधिक आता है। दूसरी बात, अधिक जल चाहने वाली फसलों में सिंचाई नहीं की जा सकती। अधिक जल चाहने वाली फसलों में सिंचाई नहीं की जा सकती। जो फसल अधिक सिंचाई, जिसकी सिंचाई मांग अधिक होती है, उस फसल में इस विधि द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई हम नहीं कर सकते हैं। अधिक जल चाहने वाली फसलों में सिंचाई नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है यंत्र के छिद्र में मिट्टी, कण, जीवांश पदार्थ आ जाने पर छिद्र बंद हो सकते हैं। यंत्र के छिद्र में मिट्टी, कण आदि आ जाने पर यंत्र बंद हो सकता है। जब जो हमारे छिद्र हैं इसमें, उनमें मिट्टी के कण या कोई पदार्थ आ जाएगा तो वो छिद्र क्या हो जाते हैं? छिद्र बंद हो सकते हैं। अगला है प्लास्टिक की बनी पाइपों को चूहे व अन्य कीट नष्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक की बनी पाइपों को चूहे व अन्य कीट नष्ट कर सकते हैं।
प्लास्टिक की बनी पाइपों को चूहे व अन्य कीट क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये भी नुकसान है ना। अगला बात, प्रत्येक वर्ष बार बार लगाना व हटाना पड़ता है इनको। प्रत्येक वर्ष बार बार लगाना व हटाना पड़ता है। बार बार बदले जाते हैं ये पैप, ये भी बहुत हानि है। ठीक है, तो ये हुई हमारी बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो यहाँ तक हमारा थर्ड लेसन समाप्त हो चुका है। अब हमारा थर्ड लेसन समाप्त यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन का आएगा लेसन फोर्थ, लेसन नंबर फोर्थ, जिसका नाम है खरपतवार, जिसका नाम है खरपतवार। लेसन थर्ड समाप्त हो चुका है बूंद बूंद सिंचाई पर। इसके बाद लेसन नंबर फोर्थ पढ़ाएंगे। लेसन नंबर कौन सा आएगा, फोर्थ, चौथा। लेसन फोर्थ, जिसका नाम है भाई खरपतवार। खरपतवार, अब आप खरपतवार को जानते ही हैं क्या होता है खरपतवार। जैसे गेहूं की फसल है, उसमें कोई भी पौधा जिसे हम उगाते नहीं हैं। कोई भी पौधा जिसे हम उगाते नहीं हैं और वो स्वयं उगाता है। जैसे हमारी गेहूं की फसल है भाई, इस गेहूं की फसल में जैसे कि अपन का सबसे ज़्यादा क्या उगता है, बथुआ उगता है ना। बथुआ क्या हो जाता है, बथुआ। तो खरपतवार होते हैं वो अधिक वृद्धि करते हैं। जो हमारी मुख्य फसल होती है उनसे सबसे ज़्यादा देखो क्या क्या करते हैं खरपतवार। सबसे अधिक तो पानी को अवशोषित करते हैं, सबसे अधिक जल को अवशोषित करते हैं और सबसे अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। इसलिए हमारी फसलों में जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उनका सर्वाधिक प्रयोग कौन करते हैं, खरपतवार करते हैं। जैसे हमारी फसल में ये हो गया भाई ये बथुआ गेहूं की फसल बोई और उसमें क्या हो गया, बथुआ क्या हमने बोया है क्या, इसमें नहीं बोया है। तो जो पौधा जिस फसल को हम बो रहे हैं उसके अलावा जिसको हम नहीं बो रहे हैं, यदि वो हमें दिखाई देता है वो पौधा, चाहे वो किसी प्रकार का पौधा हो, वो क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। जिस फसल को हम बो रहे हैं, जो हमें चाहते हैं उस फसल की, गेहूँ है, बाजरा है, उसको हमने बोया, उसके अलावा यदि कोई भी पौधा हमें उस फसल के अंदर दिखता है तो वो क्या कहलाएगा, खरपतवार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खरपतवार। ठीक है, अब ये खरपतवार देखिए हमारी फसल के लिए 25 से 30% तक उपज में कमी करते हैं। कितने प्रतिशत तक उपज में कमी करते हैं, 25 से 30%। ये फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब प्रतिस्पर्धा कैसे करते हैं, प्रतिस्पर्धा कैसे करते हैं कि इनको सिंचाई जब पौधे को देते हैं तो ये ग्रैंड कर लेते हैं, सिंचाई को ग्रैंड करते हैं। दूसरी बात, प्रकाश को ग्रहण करते हैं। तीसरी बात, पोषक तत्वों को
पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। ये पूरा क्या है, हमको नुकसान है। जब हमारी फसल को हम दे रहे हैं जो चीज़, वो फसलों को प्राप्त बहुत कम मात्रा में हो रही है और उसको प्राप्त कौन कर रहा है? खरपतवार, जो पौधा है वो कर रहा है। इसलिए ही यह फसलों की अपेक्षा जो खरपतवार होता है, खरपतवार पौधा होता है, वो फसलों के पौधों की अपेक्षा अधिक वृद्धि करता है। कम समय में ही ये फसलों से ऊपर चला जाता है। आपने देखा होगा कोई भी खरपतवार हो, जैसे बाजरे में होता है बर्रू, और गेहूं में होता है गेहूंसा होता है एक तो, और एक होता है बथुआ। तो ये जो खरपतवार के पौधे हैं, ये अपनी जो फसल है उससे अधिक ऊंचाई में दिखाई देते हैं। इससे अधिक ऊंचाई में या अधिक लंबाई में ये पौधे हमको दिखाई देते हैं। क्यों? कारण क्या था उनका? कारण ये था कि हमने फसल के लिए सिंचाई दी, पोषक तत्व दिए, प्रकाश जो प्राप्त हो रहा है उसको ये खरपतवार पौधे हमारी फसल के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और उनको कौन ग्रहण कर लेता है भाई? खरपतवार पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं और इन्हीं के द्वारा विभिन्न प्रकार के हमारी फसलों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इन पर किसी भी प्रकार का रोगों का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ खरपतवार। खरपतवारों से ये हानि होती है हमारी फसल के लिए। सर्वाधिक पानी को अवशोषित करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, ताप को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अब देख लो उपज में कितने परसेंट तक नुकसान कर रहे हैं? 25 से 30% तक जो हमारी फसल होती है उनमें, उनकी उपज में इतना अंतर आ जाता है। 25-30% तक हानि किसके द्वारा होती है? खरपतवारों के द्वारा। अब समझ में आ गया होगा खरपतवार किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बारे में। खरपतवार देखिए, इसकी परिभाषा मैंने अभी बताई है। वे अनिश्चित पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता वे अनिश्चित पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता, वे स्वयं उगाते हैं, वे अनिश्चित पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता, वे स्वयं उगाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। अब देखिए खरपतवार की परिभाषा है। खरपतवार किसे कहते हैं? वे अनिश्चित पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता, वे स्वयं उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। जैसे गेहूं में गेहूंसा, इसकी क्या किसान बुवाई करता है क्या? गेहूं में गेहूंसा नहीं करता है ना। इसे गेहूं का मामा या गुल्ली
गुल्ली डंडा कहते हैं। किसको कहते हैं? गेहूं सा को। गेहूं सा को क्या कहते हैं? गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा। गेहूं का मामा या और गुल्ली डंडा किसे कहते हैं? गेहूं सा को। गेहूं सा का जो वानस्पतिक नाम होता है, जैसे गेहूं का टिट्रिकम एस्टाइपम होता है, इसी प्रकार से गेहूं सा का जो वानस्पतिक नाम होता है फिलरिस माइनर। वानस्पतिक नाम फिलरिस माइनर होता है। क्या होता है? फिलरिस माइनर। देखिए, गेहूं में मुख्य खरपतवार होता है गेहूं सा, जिसे हम गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा कहते हैं। गेहूं सा का जो वानस्पतिक नाम होता है, जैसे गेहूं का होता है ट्रिट्रिकम एस्टाइपम, तो गेहूं सा का होता है वानस्पतिक नाम फिलरिस माइनर। क्या होता है? फिलरिस माइनर। इसका जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट कहते हैं 1000 बीजों का भार। टेस्ट वेट होता है किसका? गेहूं सा का। गेहूं सा का टेस्ट वेट होता है, वो होता है सर 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम। गेहूं सा का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। और जो अपन का गेहूं होता है उसका 35 से 40 ग्राम होता है। टेस्ट वेट कहते हैं 1000 बीजों का भार, टेस्ट वेट कहलाता है। गेहूं सा का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये समझ में आ गया होगा कि खरपतवार किसे कहते हैं। वे अनिश्चित पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता, वे स्वयं उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे खरपतवारों की विशेषता। खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवारों की विशेषताएं, इसको अगली वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और देखो, चैनल को सबसे अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपके पास में सारी वीडियो मिलती रहें। ओके, थैंक यू।